गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। थोड़ा सा पढ़ाए थे इस चैप्टर को। तो देखो अभी दूसरा टॉपिक में हम लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारा पार्ट रिड्यूस किया हुआ है। हम लोग जो बी पार्ट है, आज बी पार्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो इस पार्ट में पहले थोड़ा डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन है, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद डिटेल्स डिस्कशन में हम लोग आएंगे। देखो पहला यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर टू पढ़ेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो है मोल कॉन्सेप्ट, जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो पहला स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास मतलब क्या? कोई एक एटम का मास, कोई भी एक एटम का मास को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसका मास 1 होता है, पता ही है। नाइट्रोजन हो गया, उसका भी मास है, जैसे हाइड्रोजन का है 1 है, नाइट्रोजन का भी होगा, क्लोरीन का भी होगा, उसका ऑक्सीजन का भी होगा। हर एक एटम का मास है जिसका एटॉमिक मास बोला जाता है। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो वर्ड है ना रिलेटिव मतलब क्या? किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट किया गया है। कोई एक एटम का मास किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट किया गया है, जिस तरीके से रिलेट किया गया है उसी को बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आया बात? तो इसका एक फॉर्मूला है। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर इसका दूसरा नाम तुम एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो। रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर इसका दूसरा नाम एटॉमिक वेट भी है। रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। ये क्या है? मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, हम बोले ना कि किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट किया जाएगा। वो दूसरा एटम कौन सा है? वो दूसरा एटम है कार्बन। वो दूसरा एटम है कार्बन। कोई भी एटम का अगर तुम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हो तो उस एटम को तुम्हें कार्बन का एटम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। कैसे रिलेट करोगे? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होगा, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट का तुम एटॉमिक मास निकालना चाहते हो उस एलिमेंट का मास को तुम ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? कार्बन एटम का, एक एटम का मास और उसका 1/12। क्या लिखेंगे? 1/12 द मास ऑफ, ऐसे लिखो 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। मतलब C12 मतलब क्या? कार्बन का आइसोटोप है। 2 आइसोटोप होता है, एक होता है कार्बन 12, दूसरा आता है कार्बन 14। 2 आइसोटोप आता है कार्बन का, आइसोटोप तो पता है शायद। कार्बन का 2 आइसोटोप आता है, एक आता है 6C12, दूसरा आता है 6C14। 2 आइसोटोप आता है, तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, उस आइसोटोप का जो कार्बन एटम है उसका जो एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12, उसका एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 वो नीचे बिठाएंगे और ऊपर बिठाएंगे जिस एलिमेंट को तुम एटॉमिक मास निकालना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यह है फॉर्मूला तुम्हारा एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास का। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of atom of carbon 12 element। मतलब जिस एटम का तुम एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो वो कितना भारी है, कितना हेवियर है। किससे हेवियर होगा? कि कार्बन 12 एटम का, एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12, उससे कितना हेवियर होगा। ये है तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब रिलेट कर रहे हो तुम। ठीक है, हमेशा याद रखना एटॉमिक मास को, हमेशा इस एटॉमिक मास को हमेशा हम लोग AMU यूनिट में लिखेंगे। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मतलब जो एटॉमिक मास का यूनिट होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को जो यूनिट होगा वो AMU फॉर्मेट में होगा। AMU उसका यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास को तुम एक्सप्रेस करोगे इस AMU यूनिट में। समझ में आया? एटॉमिक मास यूनिट और AMU ये कैसे डिफाइन करेंगे? अगर शॉर्ट में हम बोलेंगे कि AMU को डिफाइन करो तो क्या बोलोगे? कि एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ C12। मतलब C12 कार्बन एटम का, एक एटम का जितना मास उसका 1/12 है तुम्हारा AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज 1/12 the mass of
कार्बन एटम C12। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यह है तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें हम इसमें नहीं डाले, वो है तुम्हारा नंबर 4, यह फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये 4 नंबर में ऐड कर लो। तो पहले रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बाद हम फ्रैक्शनल पढ़ाते हैं, उसके बाद बीच में 2 जो है उसमें हम आएंगे। देखो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या है, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है। फ्रैक्शनल मतलब क्या, यहाँ पे एटॉमिक मास जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। अगर एटॉमिक मास कोई भी एटम का फ्रैक्शन में आता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। कभी कभार दिखा गया है कि कुछ एटम है जिसका मास तुम्हारा क्या होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन में आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलेंगे। अब ये मतलब पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, किसी एटम का तुम्हारा एटॉमिक जो मास है वो फ्रैक्शन में क्यों आएगा, होल नंबर में क्यों नहीं आएगा। ये इसीलिए होता है कि मैक्सिमम जो एलिमेंट मिलता है ना, मैक्सिमम जो नेचुरली जो एलिमेंट मिलता है वो मिक्सचर की वजह से मिलता है, मिक्सचर में रहता है, मिक्सचर से हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है। उस मिक्सचर के लिए ही एटॉमिक मास तुम्हारा फ्रैक्शनल आएगा। कुछ एलिमेंट है, कुछ मटेरियल है जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्रीली तुमको मिलेगा, किसी के साथ कॉम्बाइन होकर नहीं रहेगा, उसका एटॉमिक मास तुम्हारा क्या होगा, होल नंबर में आएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारा है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मटेरियल क्या मिक्सचर के फॉर्म में तुम्हें मिलेगा, नेचुरली जो मिलेगा वो मिक्सचर फॉर्म से मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। उसके वजह से तुम्हें वो जो एटॉमिक मास आएगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेन रीज़न है कि मिक्सचर फॉर्म में मिलता है, या तो एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म होता है उसका। 2 रीज़न हो सकता है, एक होता है या तो ये मिक्सचर फॉर्म में मिलेगा, या तो उस एलिमेंट का एक से ज़्यादा आइसोटोप रहेगा, 2-3 आइसोटोप रहेगा, तभी उस एलिमेंट का तुम जो एटॉमिक मास मिलेगा वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है तुम्हारा 35.5। तुम देखना चार्ट में, एटॉमिक मास का जो चार्ट है तुम लोग का बुक में, क्लास 9 का जो बुक है उसमें दिया रहेगा, देखना एटॉमिक मास का एक चार्ट था, उसमें देखना क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। मतलब क्या, ये तो फ्रैक्शन है। 35.5 मतलब तुम क्या लिख सकते हो, 3355/10 ऐसा लिख सकते हो, फ्रैक्शन लिख सकते हो ना, मतलब ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो मिलता है नेचुरली वो पहली बात तो मिक्सर फॉर्म में मिलेगा, और दूसरी बात क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। एक होता है तुम्हारा 17Cl35, ये एक आइसोटोप है, दूसरा है तुम्हारा 17Cl37, ये एक आइसोटोप है। 2 आइसोटोप है। अब दोनों का मिक्सचर में रहता है, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ उसको तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन है, मतलब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। समझ में आ रहा है? ये जो 2 आइसोटोप है ना, ये क्लोरीन का जो 2 आइसोटोप है ये 3:1 रेशियो में रहता है मिक्सचर फॉर्म में, 3:1 रेशियो मिक्सचर फॉर्म में रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका जब तुम एटॉमिक मास निकालोगे क्लोरीन का, वो फ्रैक्शन में होगा। तो ये क्लोरीन भी और भी एलिमेंट है, ये हम एक एग्जाम्पल तुमको बताए। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग, देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर वाला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, जब मोर देन 1 एटम कॉम्बाइन होता है, जब एक से ज़्यादा एटम कॉम्बाइन होता है तब वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और उस मॉलिक्यूल का मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मतलब यहाँ पे अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट बोलेंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये क्या है, देखो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड is the number that represents how many times the molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of the atom of carbon 12। जैसे हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन किए थे, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एटम का जगह मॉलिक्यूल हो जाएगा। तुम क्या लिखोगे, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऐसे। मतलब ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या डिफाइन करेगा कि जिस मॉलिक्यूल का तुम मास निकालना चाहते हो, जिस मॉलिक्यूल का तुम मास निकालना चाहते हो वो कितना हेवियर है, किससे हेवियर होगा, कार्बन 12 का एक एटम से कितना हेवियर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में देखो इट इज द नंबर, ऐसे लिखो इट इज द नंबर। इट मतलब क्या, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इट इज द नंबर दैट represents
It is the number that represents how many times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 an atom of कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 एटम का एक एटम का जो मास है उसका 1/12 से कितना हेवियर है उस मॉलिक्यूल का मास। ये है तुम्हारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव क्यों? क्योंकि तुम रिलेट कर रहे हो किसके साथ? कार्बन 12 एटम के साथ रिलेट कर रहे हो। कार्बन 12 एटम का एक एटम का मास के साथ रिलेट कर रहे हो, इसलिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुमको क्वेश्चन पूछा कि H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो या फिर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। देखो मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? पहली बात तो उसको मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, तभी तुम उसका मॉलिक्यूलर मास मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाओगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? जब मोर देन वन एटम रहेगा एक कंपाउंड में या फिर एक एलिमेंट में, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो देखो ये पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन एटम है, और नंबर्स देखो चारों ऑक्सीजन एटम है, एक तो सल्फर एटम है, दो तो हाइड्रोजन एटम है, मतलब क्या ये मॉलिक्यूल हो गया। मोर देन वन एटम मतलब ये मॉलिक्यूल है। तो तुमको पूछा कि तुम इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो, तुम H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो तुम क्या निकालोगे? पहले हर एक एटम का मास निकालोगे, उसके बाद क्या हर एक को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं हम लोग ना कि मॉलिक्यूल में रहता क्या है? एटम्स रहता है। तो एटम का मास अगर तुम निकालोगे, निकाल के हर एक को जोड़ दोगे जितना एटम है उसमें, तो तुम्हारा क्या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 है। अब 2 तो हाइड्रोजन है मतलब 2 × 1। सल्फर एटम का एटॉमिक मास कितना है? 32, और ऑक्सीजन का आता है 16। 4 तो है मतलब 4 × 16। अब ये तुम्हें पता है हर एक एटम का एटॉमिक मास देखो लोअर क्लास में पढ़े हो। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 1 2 32 आएगा, 4 16 64। अब ऐड करो, ये कितना आएगा? 34, 32 + 2 34 आएगा, ये 64, मतलब ये हो गया तुम्हारा कितना? 98। मतलब H2SO4 का रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 है। ठीक है, क्या है यूनिट? क्या लिखेंगे? 98 AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग क्या AMU लिखेंगे। 98 AMU है H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब इसको क्या क्या, क्या ये क्या डिफाइन करता है? अगर पूछेगा तुमसे कि H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 98 AMU है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाओ। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 98 टाइम्स हेवी है कार्बन 12 एटम का एक एटम से। मतलब कार्बन 12 जो एटम है उसका एक एटम का जितना मास होगा उस मास का 1/12 निकालोगे तो उससे 98 टाइम्स हेवी होगा H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास। ये है तुम्हारा मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीनिंग लिख दो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज कितना आया है? 98 आया है, मतलब 98 टाइम्स एज हेवी as 1/12 the mass of carbon atom। कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम का एक एटम का जितना मास होगा और उसका 1/12 पहले निकालोगे, क्योंकि देखो 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम पूछा गया है। मतलब कार्बन एटम का एक एटम का मास का 1/12 से 98 टाइम्स हेवी होगा H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास। यह है मीनिंग। समझ में आया बात? तो ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें दे देगा कि मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल, इसका मीनिंग क्या है, क्या समझ पाओगे इससे? तो ये इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो और एक तो करा देते। सपोज तुमको पूछा कि तुम मॉलिक्यूलर मास निकालो, एक कंपाउंड दे दिया है मान लो, तो पता है कंपाउंड, देखो कंपाउंड है CuSO4.5H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट। पता है, इसका तुम निकालो।
तो क्या निकालोगे? जैसे ऐसे सेम चीज़ है, पहले मॉलिक्यूलर इस मॉलिक्यूल का अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो पहले हर एक एटम का एटॉमिक मास जानना है। तो कॉपर का एटॉमिक मास आता है क्या? 63.5। देखो ये भी फ्रैक्शनल है, मतलब कॉपर का भी क्लोरीन की तरह फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होगा। ठीक है, सल्फर का कितना आता है? 32। सल्फर का एक का आता है 32, ऑक्सीजन का 16, 4 है, मतलब 4 × 16। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो प्लस H2O, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा तो 5 को रख देंगे पहले, हाइड्रोजन 2 है, मतलब 2 × 1, 1 होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 16 लिख दिया, 5 बाहर है, मतलब 5 को एकदम बाहर रख दिया ब्रैकेट देके। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट करो, देखो ये कितना आएगा? 63.5 + 32 + 4 16, मतलब 64 + 5, ये कितना आएगा? 2 + 16। ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा? देखो 63.5 + 32 + 64 प्लस ये कितना आएगा? 5 2 16, मतलब ये 80 आएगा, 18 आएगा। 63.5 + 32 + 64 प्लस ये 90 आएगा। ठीक है, अब दोनों को हर एक को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है? कितना है? 63.5 है, 32 मतलब 32.0 लिख सकते हैं इसको, 64 मतलब 64.0 लिख सकते हैं, 90 मतलब 90.0 लिख सकते हैं। जोड़ो, 4 2 6 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, मतलब 249.5। तो 249.5 AMU, यूनिट डालना पड़ेगा, यूनिट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद और एक ठो पढ़ना पड़ेगा उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट समझाने से पहले और एक ठो एटॉमिक मास है, उसको पढ़ना होगा। नंबर 5 दे दो, ये होगा तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास मतलब अगर एटॉमिक मास को तुम ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, हम लोग एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करते थे? AMU में एक्सप्रेस करते थे ना एटॉमिक मास को। लेकिन एटॉमिक मास को तुम AMU में एक्सप्रेस ना करके अगर ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, उसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर एटॉमिक मास को, कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास तुम ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, तो उसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि अगर हम बता दिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, मतलब क्या यूनिट डालेंगे तो क्या होगा? 16 AMU। ये पता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है 16, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तुम्हारा कितना होगा? 16 AMU। तो अगर इसको तुम ग्राम एटॉमिक मास पर एक्सप्रेस करोगे तो कितना होगा? 16 ग्राम। ये हो गया इसका क्या? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी एक एटम का एटॉमिक मास को तुम ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास पूछा जाएगा हम बोलेंगे 16 AMU। अगर ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? 16 ग्राम। तब यूनिट तुम्हारा चेंज होकर ग्राम हो जाएगा। समझ में आया बात? ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, हर एक एटम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद देखना तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, अपना बुक ओपन करो, पेज नंबर 77 ओपन करो। देखो ग्राम एटॉमिक मास में जो चेक बॉक्स लिखा हुआ है, चेक बॉक्स की तरह दिया हुआ है, उसमें देखो क्या लिखा है? द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट व्हिच वेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, इसको क्या बोला जाता है? द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट व्हिच वेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। मतलब ग्राम एटॉमिक मास से इक्वल होगा, जितना क्वांटिटी इक्वल होगा, मतलब एलिमेंट का जितना क्वांटिटी इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास से, उसको बोला जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। तो 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट किसको बोलेंगे? कि कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का तो 1 ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास से जितना क्वांटिटी इक्वल होगा उस एलिमेंट का, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम एटॉमिक ऑफ द एलिमेंट। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन पूछता है कभी कभार। क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। ये क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। क्या बोले? कि कोई भी एक एलिमेंट का जो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होगा, कोई भी एक एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, उस ग्राम एटॉमिक मास से जितना क्वांटिटी उस एलिमेंट का इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी हम बोले ना, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16 ग्राम। मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, मतलब वो इक्वल होगा किससे? 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट से। अभी भी डेफिनेशन बताए कि 1 ग्राम एटम एलिमेंट कब बोलेंगे? अगर उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास से वो इक्वल है तो जितना क्वांटिटी इक्वल होगा उसी को बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट।
तो देखो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम क्या, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, सेम तरीके से अगर सल्फर का कितना होगा, एटॉमिक मास 32, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम, मतलब ये इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद देखो ग्राम एटॉमिक मास अगर है तो जाहिर सी बात है ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। तो नेक्स्ट लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास अगर है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे, अगर कोई भी एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल मास है उसको अगर तुम ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास को अगर तुम ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो हो जाएगा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास हुआ था, मॉलिक्यूलर मास को अगर तुम ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई भी एक मॉलिक्यूल का मास जो है उसको अगर तुम ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी का बात करें, पानी H2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, हाइड्रोजन का 1 मतलब 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 मतलब कितना आएगा, 2 + 16 मतलब 18, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, पानी का एटॉमिक मास अगर निकाले तो वो है 18 AMU। तो पानी का एटॉमिक मास अगर 18 AMU है तो पानी का ग्राम एटॉमिक मास बोले, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि तुम H2O मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा क्या है 18 AMU, उस मॉलिक्यूलर मास को तुम ग्राम में बोल रहे हो, मतलब 18 ग्राम बोल रहे हो, तो 18 ग्राम हो गया पानी का क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा जैसे 1 पहले पढ़े ना कि 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, वैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट हुआ था वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट भी होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, सेम चीज़ है, सिर्फ वहाँ पे एटम का जगह यहाँ मॉलिक्यूल हो जाएगा बस। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट क्या बोलेंगे, कोई भी एक एलिमेंट का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, कोई भी एक एलिमेंट का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, उससे अगर जितना क्वांटिटी उस एलिमेंट का इक्वल होगा उसी को बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 ग्राम, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम ऑफ पानी मतलब 18। ठीक है, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ पानी इक्वल टू 18। उसके बाद जैसे एमोनिया, अगर एमोनिया का तुम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, एमोनिया नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तुम्हारा होगा तुम्हारा 14। ठीक है, और हाइड्रोजन 3 तो है, मतलब 3 × 1 मतलब 14 + 3 मतलब 17, मतलब NH3 का एटॉमिक मास है, NH3 का मॉलिक्यूलर मास है 17 AMU, मतलब NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 17 ग्राम, मतलब क्या 17 ग्राम एमोनिया, मतलब क्या बोल सकते हैं हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एमोनिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एमोनिया, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इक्वल है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जितना क्वांटिटी इक्वल होगा वही हो जाएगा तुम्हारा क्या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। मतलब हम लोग NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एमोनिया। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी पढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। इतना डेफिनेशन होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस मोल कॉन्सेप्ट हम लास्ट में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितना कॉन्सेप्ट पढ़े अभी रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो भी पढ़े, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब काम आएगा, इसलिए इसको लास्ट में हम बोल रहे हैं। देखो अपना बुक ओपन करो, बुक से हम समझाते हैं। देखो पेज नंबर 77 ओपन करो बुक का। देखो लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है देखो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फाइंड द मास ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। देखो प्रैक्टिकली हम जितना ही एटॉमिक मास निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकाले, ये तो थियोरेटिकली है ना, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। मॉलिक्यूल एटम से बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि उसका तुम मास निकाल लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या इस एटम का मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाल सकते, आयन का मास नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत ही छोटा है। ठीक है, देयरफॉर अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 एलिमेंटरी पार्टिकल्स कॉल्ड मोल इज टेकन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। ये जो वैल्यू है ना 6.022, देखो ये जो वैल्यू है 6.022 into 10⁻23, ये बहुत जाना पहचाना वैल्यू है ना, क्लास 9 में पढ़े हो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये पढ़े थे क्लास 9 में, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। मतलब कोई भी एक एलिमेंट में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है। अगर उसका तुम एक मोल बोल रहे हो तो एक मोल मतलब क्या, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
ठीक है, ये हर एक एलिमेंट में रहता है। अगर 1 मोल क्वांटिटी लोगे तो ही इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, अगर क्वांटिटी बदल जाएगा तो ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या, मोल इज सिंपली लाइक अ डजन और ग्रॉस। जैसे हम लोग 1 डजन अगर तुम केला खरीदने जाओगे या 1 डजन अंडा खरीदने जाओगे तो डजन क्या है, एक क्वांटिटी है। तो 1 डजन मतलब क्या, 12 ठो, नंबर 12 आएगा। ठीक है ना, तो वो एक क्वांटिटी है डजन। वैसी सेम इसी की तरह ये मोल भी एक क्वांटिटी है। जैसे डजन एक क्वांटिटी है, मोल भी एक क्वांटिटी है। अ डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। देखो लिखा हुआ है अ ग्रॉस इज अ कलेक्शन ऑफ 144 ऑब्जेक्ट। मतलब अगर डजन बोलेंगे हम तो 1 डजन मतलब क्या, 12 ऑब्जेक्ट होगा। एक ग्रॉस मतलब क्या, 144 ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से मोल भी तुम्हारा क्या है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब 1 मोल क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। इसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल मतलब क्या, 1 मोल क्या बोलेंगे, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर इसको बोला जाएगा एवोगाड्रो पार्टिकल्स। समझ में आ रहा। तो मोल क्या हुआ, मोल एक अमाउंट है। ठीक है, जिसमें देखो लिखा हुआ है तुम्हारा मोल का डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। मतलब क्या, कार्बन 12 एटम का अगर 12 ग्राम तुम लोगे, कार्बन 12 जो एटम है उसका अगर तुम 12 ग्राम लोगे, उस 12 ग्राम में जितना एटम रहेगा, मोल मतलब क्या, जिस सब्सटेंस का तुम मोल बोलोगे उसमें उतना ही एटम रहेगा। और एक बार बोल रहे हैं, 1 मोल मतलब क्या, कार्बन 12 एटम का अगर तुम 12 ग्राम कार्बन लोगे, उसमें जितना अमाउंट ऑफ कार्बन रहेगा या एलिमेंट रहेगा, 1 मोल मतलब उस सब्सटेंस का उतना ही एटम रहेगा, सेम होगा, उसी को बोलेंगे 1 मोल। तो मोल बेसिकली क्या है, मोल बेसिकली तुम्हारा क्या है, एक अमाउंट है। जैसे डजन है, ग्राम है, उसके बाद ग्रॉस है, उसी तरीके से मोल भी है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो लिखो यहाँ पे, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस लिखो, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस containing the same number of chemical units containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम तुम लोगे, उसमें जितना एटम्स रहेगा, जिस सब्सटेंस का तुम मोल निकाल रहे हो उसमें उतना ही एटम रहेगा, इसी को बोला जाएगा 1 मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो एवोगाड्रो नंबर, इसमें आते हैं। एवोगाड्रो नंबर तो बता दिया, एवोगाड्रो क्या, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर को क्या डिफाइन करेंगे कि एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, इतना रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एवोगाड्रो नंबर क्या बोलेंगे कि एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब अगर हम कार्बन एटम के साथ रिलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू इतना। मतलब क्या, जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा कोई भी एक एलिमेंट का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा या नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा, इतना रहेगा, जो कि एवोगाड्रो नंबर से इक्वल है। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल एन से। एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर कार्बन का बात करेंगे तो कार्बन का जनरली C12 ही लेते हैं। 12 जो आइसोटोप है यही लेते हैं, क्योंकि कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक 12 एक 14। तो 14 तो लेता नहीं है, मैक्सिमम कार्बन 12 आइसोटोप से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्बन 12 जो एटम है, कार्बन 12 एटम का अगर 12 ग्राम लेंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम रहेगा, इतना नंबर ऑफ एटम रहेगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम रहेगा, जिसको कैपिटल एन से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर। मतलब क्या, ये नंबर ऑफ एटम्स है जो प्रेजेंट रहेगा एक सब्सटेंस में। समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो चलो यहाँ तक पढ़ा दिया, आज एवोगाड्रो नंबर तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या, इसके बाद मोल ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है तो मोल ऑफ एटम आएगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, मोलर वॉल्यूम, सब कुछ मोलर होता रहेगा। तो आज स्टार्ट किए, नेक्स्ट क्लास में ये डिटेल्स में और डिस्कस होगा। बहुत न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी पढ़ना होगा, कि बेसिकली न्यूमेरिकल चैप्टर ही है, न्यूमेरिकली ज़्यादा आएगा। ठीक है,
इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कॉन्सेप्ट वाइज, नहीं तो न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगा। थैंक यू।